नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई दिन की बेहतरीन शुरुआत हो जाती है, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम पावर पैक शो नया सवेरा, जहां देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर होगी और खास सेगमेंट भी होने वाले। और मेरा साथ देंगी मेरी सहयोगी आंचल। सुप्रभात। शुक्रिया भावना। तो साफ तौर पर सभी खबरों पर रहेगी नज़र, जहां हम बात करेंगे प्रेस रिपोर्ट्स की, एक दिन एक उत्सव की भी यहाँ पर दिखाएंगे आपको झलक, और साथ ही तकनीक के क्षेत्र में क्या कुछ खास हो रहा है, खेल जगत किस तरह से हिट है और कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट। इन तमाम खबरों पर डालेंगे बारीकी से नजर, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियां। उत्तराखंड के पीपलकोटी टनल हादसे में 7 लोगों की मौत। चुनौतीपूर्ण माहौल में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी। सीएम धामी की लगातार निगरानी। रांची में छात्र आंदोलन का 21वां दिन। कल स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा यात्रा निकालने की घोषणा। सीएम हाउस से लेकर अन्य मुख्य जगहों पर कड़ी सुरक्षा। अखिलेश यादव की ओर से सजायाफ्ता आजम खान को यूपी का गृह मंत्री बनाने और संभल दंगे से जुड़ी बात पर भड़के केशव प्रसाद मौर्य। कहा, समाजवादी पार्टी का अपराधियों का साथ देने वाला चरित्र। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्रपति का देश के नाम संदेश दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी चैनल्स पर होगा प्रसारण। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में। सीधे प्रसारण के लिए दूरदर्शन की ओर से हाई क्वालिटी वाले 50 से ज्यादा कैमरे और कई उपकरणों का इस्तेमाल। और खेल की खबरों में, राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने जीते 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य पदक। 35 पदक के साथ भारत टूर्नामेंट का ओवरऑल चैंपियन। और इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें, ये उत्तराखंड सुरंग हादसे से जुड़ी खबर है, जहां आपको ताजा अपडेट दे देते हैं कि पीपलकोटी हादसे में 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं 25 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। कुल 28 कर्मचारी फंसे हुए थे। और साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लगातार इस हादसे पर निगरानी है। तो पीपलकोटी हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। आपको बता दें कि यह हादसा कल शाम करीब 7 बजे हुआ है। पीपलकोटी के मायापुर में टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में पानी का रिसाव और भूस्खलन हुआ और वहां काम कर रहे मजदूर फंस गए, और जिसके बाद टनल के अंदर पानी और मलबा भरने के कारण फंसे मजदूरों तक पहुंचना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया। और अभी बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत बड़ी राहत एजेंसियां काम में जुटी हुई हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बचाव कार्य में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि टनल में बहुत ज्यादा पानी भर गया है, मलबा है। इसीलिए विशेष उपकरणों की मदद से इस राहत कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता ये है कि टनल में फंसे हर व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला जाए और राहत कार्यों में किसी भी तरह की ढिलाई ना बरती जाए। इसीलिए जो स्थिति का जायजा है वो लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद रख रहे हैं। कई मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और जो ये हादसा है, ये उत्तराखंड सुरंग हादसे पे लगातार जो ताज़ा अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, उसमें इस चमोली टनल हादसे में कई मजदूर घायल हुए और 7 लोगों की मौत हुई है। इसमें से कई मजदूर झारखंड, छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं। अभी हमारे पास जो टीएचडीसी है वहाँ से 19 लोग पहुँचे थे कुल मिला के, जिसमें से 7 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है अस्पताल में, और 13 लोग अभी हमारे पास आए हैं जिनकी कंडीशन थोड़ा ठीक है। उसमें से 10 लोगों को हमने एडमिट किया है अपने पास। एक लड़के की थोड़ा सा कंडीशन अनस्टेबल होने के कारण बेस हॉस्पिटल श्रीनगर उसको रेफ़र किया था हमने।
और इस वक्त सीधा घटनास्थल से हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह जुड़ गए। सुरेंद्र, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं इस वक्त की जो ताज़ा तस्वीरें हैं वो क्या हैं? इस वक्त घटनास्थल पर आप मौजूद हैं, किस तरह से राहत और बचाव कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि ये चुनौतीपूर्ण है क्योंकि वहां पर पानी फंसा हुआ है टनल में और मलबे की वजह से राहत और बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देर शाम की ये घटना थी और दूसरे दिन सुबह 5 बजे से ही पूरे जोशो खरोश के साथ आईटीबीपी, आर्मी और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन की टीम मौके पे पहुंचे और उसी तेजी के साथ जो अंदर 3 लोग फंसे हैं उनके रेस्क्यू के लिए यहाँ पे प्रक्रिया जारी है। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार इस ऑपरेशन के लिए यहाँ पे निर्देशित कर रहे हैं। वक्त वक्त पर वो जिलाधिकारी चमोली से किस तरह के हालात हैं उसकी जानकारी ले रहे हैं। इस समय की हम अगर बात करें तो इस समय यहाँ पे जो आईटीबीपी गौचर यहाँ पे पहुंची हैं और अन्य जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी के जो जवान हैं वो लगातार जो अंदर जो लोग फंसे हैं उनको सुरक्षित निकालने के लिए यहाँ पे हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस तरह के जो हालात हैं, अभी तक की जो घटना है वो ये बताई जा रही है कि टनल के जो पूरी जो टनल है वो 2.5 किलोमीटर की है और लगभग 1600 मीटर पे ये घटना घटी है और एक भारी मात्रा में जब मलबा और पानी आया, जो वहाँ पे जो काम कर रहे थे जो मजदूर, वो उसकी चपेट में आ गए और उसके बाद ये घटना घटी। घटना के बाद लगातार युद्ध स्तर पे यहाँ पे रेस्क्यू और बचाव कार्य जारी है। अब तक की जो जानकारी है कि टोटल यहाँ पे 28 वर्कर उस समय काम में लगे हुए थे और जिसमें से 6 लोग सुरक्षित निकल गए थे और 22 जो अन्य थे उनमें से 7 की मौत अब तक हो चुकी है, 3 अभी शेष बाकी हैं और अन्य जो घायल हैं उनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। यह हादसा किन कारणों की वजह से हुआ सुरेंद्र? क्योंकि कहा जा रहा है कि एक परियोजना को लेकर ये मजदूर लगातार काम कर रहे थे और वहां उस समय कल शाम 7 बजे इस तरीके का हादसा हुआ। साथ ही साथ अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी जो घटना हुई है उस पर निगरानी बनाए हुए हैं। किस तरीके से सेना की मदद से और दूसरी पुलिस अधिकारियों की मदद से कैसे पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर हम घटना की बात करें तो घटना क्योंकि जो टनल है वो टीआरटी टनल है, सप्लाई टनल, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि ऑक्सीजन की कोई इसमें सफिशिएंट मात्रा में जो ऑक्सीजन है वो मजदूरों को मिलता है, तो इस तरह की कोई टेक्निकल चीजें नहीं थी। लेकिन जो जहाँ पे ये घटना हुई उस जगह पे जो मजदूरों से हमारी बात हुई, जो घायल मजदूर थे, उनका कहना था कि कुछ समय पहले से ही यहाँ पे रिसाव, जो पानी का रिसाव था वो देखा जा रहा था। कहीं ना कहीं इसमें कंपनी की लापरवाही भी सामने आ रही है कि इस तरह का रिसाव था तो फिर इस तरह के आप लोगों ने उसको गंभीरता से क्यों नहीं लिया। दूसरी ओर अगर रेस्क्यू की हम बात करें तो जैसी 6:45 बजे लगभग कल ये घटना हुई थी, उसके बाद यहाँ पे जिला अधिकारी चमोली, पुलिस अधीक्षक चमोली, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, हर जो फोर्स हमारी रेस्क्यू में लगती है हर तरह से यहाँ पे मौजूद थी और जनपद चमोली में हर संसाधन को यहाँ पे जुटा दिया गया था, पूरी ताकत को झोंक दिया गया था इस रेस्क्यू में और इसी के चलते ही अब तक 19 जो लोग थे वो कंप्लीट तरीके से रेस्क्यू कर लिए गए हैं और जो 3 लोग जो अन्य हैं जो दलदल में अभी भी फंसे हुए बताए जा रहे हैं और उनके रेस्क्यू के लिए सुबह 5 बजे से दूसरे दिन भी युद्ध स्तर पर रेस्क्यू शुरू करवाया गया है। सुरेंद्र, जो मजदूर यहाँ काम कर रहे थे वो किन किन राज्यों से हैं और जो घायल हैं उनका उपचार त्वरित तौर पर, जैसे कि पुष्कर सिंह धामी जो कि सीएम है उन्होंने कहा कि सर्वोच्च प्राथमिकता है कि उन्हें इलाज दिया जाए, किस तरह से किया जा रहा है? अभी तो जो टनल में जो काम करने वाले लोग थे उसमें सबसे अधिक जो मजदूर यहाँ पे बताए जा रहे हैं वो छत्तीसगढ़, झारखंड के बताए जा रहे हैं, उत्तराखंड के भी उसमें कुछ मजदूर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो नजदीकी जो अस्पताल था यहाँ पे पीपलकोटी में अस्पताल में कुछ लोगों को लेके जाया गया और उसके बाद जिला अस्पताल गोपेश्वर में भी जो अन्य मजदूर थे उनको लेके जाया गया, जो गंभीर थे उन्हें रेफर करके श्रीनगर बेस अस्पताल भेजा गया और अन्य जो 10 मजदूर हैं उनका जिला अस्पताल गोपेश्वर में इलाज चल रहा है और लगातार सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से हर संभव यहाँ पे प्रयास देखे जा सकते हैं। साथ ही सुरेंद्र जी पीपल कोटी में काम कर रहे थे, ये किसी एक परियोजना को लेकर काम कर रहे थे, क्या है वो परियोजना और जिस कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा था? मौसम लगातार खराब चल रहा, अभी भी हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, ऐसे में चुनौतीपूर्ण पहले भी स्थिति थी, ऐसे में मजदूर लगातार काम कर रहे थे वहां पर। अभी तो क्योंकि टनल के अंदर के हम अगर काम बताएं तो टनल के अंदर कभी भी ये इसमें बहुत आपातकाल स्थिति की कभी काम रोका जाता कंपनी की ओर से, अन्यथा यहाँ पे टनलों में काम होते रहते हैं या बरसात का अलर्ट हो या फिर किसी भी तरह की कोई बाहरी जो परिस्थितियां हो उसके बावजूद भी कंपनियों में इस तरह के काम हमेशा चलते रहते हैं। ऐसे में
कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठता है कि अगर इस तरह के अलर्ट अगर जारी होते हैं, इस तरह की अगर आपातकालीन स्थितियां पैदा होने की संभावनाएं जी। रहती हैं, तो कंपनी को इस तरह के डिसीजन लेने चाहिए कि इस तरह की लापरवाही न हो। दूसरी ओर अगर बात करें तो ये कंपनी अलकनंदा नदी पर विष्णुघाट परियोजना के नाम से यहाँ पे बन रही है। एचसीसी की ये साइट है और शर्मा कंपनी जो है, जिनके सर्वाधिक जो मजदूर हैं, जो 22 मजदूर हैं, वो शर्मा कंपनी के यहाँ पे काम कर रहे थे और 6 मजदूर जो अलग से वो एचसीसी कंपनी के थे। अब तक टोटल 28 मजदूर यहाँ पे काम कर रहे थे। तो इस तरह से जो ये घटना घटी है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती रेस्क्यू टीम के सामने जी। रही है, क्योंकि दलदल के साथ पानी भी वहाँ पे सुरेंद्र, था हम ये और भी समझना चाहेंगे आपके जरिए, क्योंकि आप घटनास्थल पर मौजूद हैं, तो आप दिखा सकें तस्वीरें कि आखिरकार किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और दूसरी अहम जानकारी इन तस्वीरों को दिखाने के साथ साथ, क्योंकि वहाँ पानी भर गया है, अब वहाँ पर मलबा इकट्ठा है, और ऐसे में किस तरह के उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द जो मजदूर उसमें वहाँ फंसे हुए हैं उन्हें सकुशल वापस बाहर निकाला जाए। अभी तो मैं टनल आपको दिखा सकता हूँ। ये वो टनल है जो 2.5 किलोमीटर की टनल बताई जा रही है और लगभग 1600 मीटर पे जो घटना घटी है, वो घटना 1600 मीटर पे घटी है। आप देख सकते हैं कि टनल के मुहाने पे जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, जो कार्मिक हैं, वो यहाँ पे लगे हुए हैं और देर रात से भी लगातार रेस्क्यू और बचाव कार्य जारी था। अगर अंदर की बात करें तो अंदर के जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं बहुत डरावने हैं, क्योंकि जो पानी और मलबा है वो लगभग जी। ये बताया जा रहा है कि 8 से 10 फीट है। और अगर इसको वहां से रेस्क्यू और बचाव की मशीनें अगर हम बात करें तो जो पंपिंग जो मोटर होते हैं, वो वहाँ पे पानी और दलदल को निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन दलदल इतना ज्यादा है कि उनमें जो मशीनें हैं वो भी खराब हुई हैं। अन्य वहाँ पे जो अस्थायी तौर पे जो राफ्ट बनाई गई हैं, उस राफ्ट के जरिए भी सर्च अभियान चलाया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी के जो जवान हैं वो लगातार जान जोखिम में डालकर इस रेस्क्यू को अंजाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर शख्स का यहाँ पे एक ही मकसद है कि जो डैम के अंदर, जो टनल के अंदर जो लोग फंसे हैं, उन्हें सुरक्षित निकाला जाए। सुरेंद्र, अभी ये जो मजदूर फंसे हैं कितने गहरे अभी, बिकॉज पानी है और मलबा है, और कितना गहरे, क्या वो और नीचे फिसल गए हैं? क्योंकि जो टनल है, टनल का जो सरफेस है, टनल के सरफेस में ही मलबा आया है, अंदर घुसने का या कहीं धंसने का इस तरह का मामला सामने नहीं आया है। टनल का जो सरफेस का जो टीआईटी टनल थी, उसी में मलबा भर गया है। और वो जो मजदूर हैं वो लगभग 8 से 10 जो फीट का जो मलबा और पानी वहाँ पे जो दलदल बना हुआ है, उसी में फंसे होने की जानकारी मिल रही है। तो लगातार जो पंपिंग जो मशीनें हैं, जो वहाँ से दलदल कम करने की कोशिशें हैं, जेसीबी मशीनें हैं, अन्य जो तकनीकी जो चीजें हो सकती हैं, वो सारे यहाँ पे प्रयोग की जा रही हैं कि ताकि अतिशीघ्र इस ऑपरेशन को पूरा किया जा सके। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा सुरेंद्र, हम आगे भी आपसे इस बड़ी खबर पर लगातार जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। सियालकारा की अगर बात की जाए तो वहाँ से भी कुछ ऐसी खबर आई थी आज से कुछ साल पहले, और वहाँ पर जो मजदूर फंसे थे उन्हें सकुशल उनकी वापसी हुई थी। वहाँ पर भी बहुत त्वरित तौर पर ये राहत और बचाव अभियान चलाया गया था। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ वहाँ पर काम करें, जल्द ही सकुशल मजदूरों की वापसी हो पाएगी। आगे बढ़ते और अब बात कर लेते हैं झारखंड की। रांची में हो रहे छात्र आंदोलन का आज 21वां दिन है। अपनी मांगों को लेकर छात्र डटे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, तब तक वो उनका आंदोलन जारी रखेंगे। और इसी बीच छात्रों ने सरकार की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। कैसे? छात्रों ने अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया। 15 अगस्त को छात्र तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं और 20 अगस्त को छात्र सीएम आवास का घेराव करेंगे। इसके चलते सीएम आवास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। वहीं छात्रों ने सरकार को चेतावनी दी कि किसी भी छात्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज ना की जाए। तो जहां रांची आंदोलन का हम लोग का जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती है, ये अनिश्चितकालीन जो आंदोलन हो रहा है ये जारी रहेगा। कल चूँकि 15 अगस्त है, देश की आज़ादी का दिन है, और जो सो उस दिन हम लोग भव्य तिरंगा यात्रा रखे हैं, जिसमें झारखंड के संपूर्ण जिले से छात्र यहाँ आएंगे और इस तिरंगा यात्रा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़िग हैं। 21वां दिन हो चुका है इस छात्र आंदोलन का।
10 अगस्त को हमने देखा था कि विधानसभा की तरफ मार्च किया था। 20 अगस्त को इन्होंने कहा है कि एक बार फिर ये ऐसे ही मार्च निकालेंगे और सीएम आवास का घेराव करेंगे। और कल क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है तो ऐसे में ये छात्र तिरंगा रैली के जरिए अपनी मांगों को एक बार फिर सामने रखेंगे। दिवाकर कुमार रांची से जुड़ गए हैं हमारे साथ। दिवाकर का रुख करते हैं। दिवाकर, आप लगातार हमें जयपाल मुंडा स्टेडियम से तस्वीरें भेज रहे हैं और लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। कल स्वतंत्रता दिवस है और कल छात्रों ने ये फैसला किया है कि तिरंगा रैली के जरिए ये बड़ा संदेश दिया जाए, सरकार जो कि उनको लग रहा है कि सोई हुई है उसको जगाया जाए। देखिए, निश्चित तौर पर छात्रों का आंदोलन 21वें दिन में पहुंच गया है और लगातार जो हम कह सकते हैं कि विषम परिस्थितियों के बावजूद ये छात्र इसी तरीके से डटे हुए हैं। हम आपको थोड़ी सी तस्वीर दिखाते हैं कि आसपास के क्या कुछ नजारे हैं। आप देखिए, इस तरीके से ये बारिश का माहौल है पूरी तरीके से। कल रात भर बारिश होती रही है और यहाँ पर छात्र इसी तरीके से डटे हुए हैं बारिश के बावजूद। आप देख रहे होंगे कि तमाम जो अभी भी अभ्यर्थी हैं, कि रात में बहुत ही तेज और भीषण बारिश हो रही थी, तो ऐसे में छात्र इसी तरीके से अभी भी सो रहे हैं, लेटे हुए हैं। लेकिन यह आंदोलन इनका इसी तरीके से जारी है। पूरा स्टेडियम एक तरीके से पानी से भर गया है। इसके बावजूद जो छात्रों का हौसला है वो कम नहीं हुआ है और छात्र लगातार यहाँ पर टिके हुए हैं और वो अपनी मांगों को लेकर अडिग है। कल छात्रों ने 15 अगस्त को जो यहाँ पर है वो कह सकते हैं कि तिरंगा यात्रा निकालने की घोषणा की है उन्होंने। और उस तिरंगा यात्रा में जो कह सकते हैं जैसा कुछ मार्च आपको विधानसभा के दौरान भीड़ दिखा था, जन सैलाब दिखा था, उसकी तैयारी छात्रों ने की है और वो जन सैलाब कल देखने को आपको मिल सकता है। और उसके पहले जो यहाँ पर माहौल था, कल शाम में जो माहौल था, वो छात्रों में एक देशभक्ति की जो भावना है वो लगातार यहाँ पर झलक रही थी। लगातार छात्रों की ओर से वंदे मातरम, जनगण मन, तमाम तरह के जो हम कह सकते हैं राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान है उसको जो है वाचन यहाँ पर किया जा रहा है। और लगातार जो देशभक्ति की भावना के जरिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और इसमें जो हम कह सकते हैं कि कई ऐसे जो पॉपुलर ग्रुप्स हैं झारखंड में जो थोड़े बहुत म्यूजिकल परफॉर्म करते हैं, कल शाम में वो लोग भी यहाँ पर पहुंचे थे छात्रों का हौसला बढ़ाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स तो पहुंच ही रहे हैं, समाज का हर तबका भी इनके आंदोलन के साथ खड़ा है और इनको लगता है कि अब ये एक मास मूवमेंट बन चुका है और ये आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगों पर सरकार विचार नहीं कर लेती है या उस पर जो सरकार से उनके डिमांड्स है वो पूरी नहीं हो जाती है। जी दिवाकर, जो देवेंद्र नाथ महतो हैं उनके अनशन का 13वां दिन है। लगातार इस छात्र आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की तैयारी है। 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव है, लेकिन ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ सिग्नल आ रहा है? किस तरह से वो इन मांगों पर विचार करने की कोशिश कर रही है? कमेटी बनाई गई, उस कमेटी से भी रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आया। आखिरकार कब हम वो सुबह देख पाएंगे जब छात्रों के चेहरों पर मुस्कान होगी और वो ये कह पाएंगे कि उनका भविष्य सुरक्षित है झारखंड सरकार के अंतर्गत? देखिए, वो तो पहल अब पिछले 4-5 दिनों से नहीं दिख रही है। 10 तारीख के बाद वो डेडलॉक की एकदम स्थिति, कहते हैं कि वो ब्लॉक हो गई है। सरकार की ओर से कोई संवाद नहीं हो रही है और लगातार ये मामला इसी तरीके से अब जो छात्रों का आंदोलन है वो उग्र होता जा रहा है, आक्रोशित हो जा रहा है। कल जो सरकार के 1-2 मंत्रियों की तरफ से जो बयान आए हैं वो निश्चित तौर पर छात्रों को और आक्रोशित करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में जो डेलीगेशन मिलने गए थे सरकार की तरफ से उसमें छात्र शामिल ही नहीं थे, बल्कि दूसरे लोग शामिल हो गए इस डेलीगेशन में। तो इस तरह के आरोपों के बाद अब एक तरीके से छात्र जो समूह है, विद्यार्थियों का समूह है, वो खुलकर सरकार के खिलाफ अब बोलने लगा है कि सरकार इस तरीके से दुष्प्रचार करके आंदोलन को बांटने का कोशिश कर रही है। और कल आपने देखा था कि किस तरीके के बयान जो दूसरे छात्र नेता है उनकी तरफ से भी आया था कि जो छात्र अब ये प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से प्रशासन के द्वारा भेज के छात्रों को यहाँ से हटाया जाए, उनके आंदोलन को कमजोर किया जाए, बाइफरकेट किया जाए, कि जेपीएससी पीटी का रिजल्ट हमने अगर रद्द कर दिया है तो उनके बच्चों को अब हड़ताल पे नहीं बैठना चाहिए, उनको घर वापस चले जाने। तो ये जो आरोप जो लग रहे थे सरकार के ऊपर कि वो आंदोलन को तोड़ने की कोशिश या बांटने की कोशिश कर रही है, कल मंत्री के बयान के बाद ये साफ हो गया। और उसके बाद छात्रों की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कल रात में किया गया 9:30 बजे और उन्होंने सारी स्थिति स्पष्ट की कि सरकार की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं 98% पूरे हो जाने के, जो भी हमारे डिमांड्स थे, बल्कि कुछ नहीं है ऐसा, मात्र 2% डिमांड्स हमारे पूरे हुए। तो अब इस तरीके की लड़ाई दिवाकर, लेकिन यहाँ पर कई प्राथमिकी भी दर्ज हुई है, कई एफआईआर दर्ज हुई है, 600 से ज्यादा कहा जा रहा है कि एफआईआर दर्ज हुई है। जो छात्र कह रहे हैं ये सभी एफआईआर को वापस लिया जाए, इसको लेकर क्या सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आया है? नहीं, फिलहाल स्पष्टीकरण तो सरकार की ओर से नहीं आया है, लेकिन छात्रों ने कल ये मांग सामने रखी है कि बेवजह अब छात्रों को परेशान करने की कोशिश हो रही है। उनको जो है एक तरीके से इस आंदोलन को कमजोर करने के जितने हथकंडे हो सकते हैं वो सरकार
अख्तियार करने की कोशिश कर रही है। आपको कल मैंने दिन में भी तस्वीर दिखाया था कि किस तरीके से सीएम आवास के आसपास जो घेराव किया गया है, जो 10 फीट ऊंची एक बैरिकेटिंग की गई है, उससे लगता है कि एक तरीके से पूरा छावनी वहां पर तब्दील कर दिया है। और इस वजह से जो रांची की जनता है वो त्राहिमाम कर रही है, परेशान है, हर तरफ ट्रैफिक का बुरा हाल हो गया है। तो जनता भी परेशान हो रही है, मुख्यमंत्री आवास को घेरा गया और छात्र तो पिछले आप देख ही रहे हैं किस दिनों से परेशान है अपने हक की लड़ाई के लिए, न्याय की लड़ाई के लिए। और ये नया जो 10 तारीख को इन लोगों का जो धरना प्रदर्शन के बाद जो मार्च निकला था, उस दौरान जो कुछ हुआ, पुलिस या लाठीचार्ज हुई और जो कार्रवाई हुई है, उसके बाद इन छात्रों पे, कुछ छात्रों पर जो एफआईआर किया गया है, उसके बाद छात्र और ज्यादा आक्रोशित है और वो अब आर और पार की लड़ाई के मूड में है। अब वो कह रहे हैं कि अब एक भी विषय पर समझौता नहीं होना है, हमारे जो मांग है सरकार को अब 100% मांगे माननी होगी और नए पॉइंट्स जो ये एफआईआर का जुड़ा है उसको भी सरकार को वापस लेना ही होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिवाकर, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और नया सवाल में वक्त छोड़ से ब्रेक के उस पार आकर बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से जो उत्तर प्रदेश की सियासत है वो गर्मा गई है। देखते हैं इस ब्रेक के बाद। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट की ओर से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव के बयान से यूपी की सियासत में हड़कंप मच गया है। मुलायम सिंह के भाई और अखिलेश के चाचा शिवपाल ने जेल में बंद आजम खान से मुलाकात की और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सियासी उबाल का कारण बन गया है। हम आपको दिखा रहे हैं शिवपाल की वो तस्वीर जब वो जेल में बंद आजम खान से मिलकर बाहर आए। उनके साथ काफी लोग थे। मीडिया से बातचीत में शिवपाल ने कहा कि यूपी की सत्ता में वापसी पर वो संभल के दंगाइयों के मुकदमे वापस लेंगे और सजा याफ्ता आजम खान को जेल से निकालकर उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री बनाएंगे। 1978 में आपको बताएं कि संभल में दंगा हुआ था। होली के 4 दिन बाद संभल में सुनियोजित तरीके से दंगा करवाया गया। इस दंगे में 184 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। वो आपकी बात हराना है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तब इनको सबको आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना है। बिल्कुल बनेगा। रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। चलिए अब आपको बताते हैं कि जिस आजम खान को गृह मंत्री बनाने का वादा किया जा रहा है, आखिरकार उस आजम खान की क्राइम कुंडली कैसी है। आजम खान कई मामलों में कोर्ट में दोषी करार दिए जा चुके हैं। अलग अलग मामलों में उन्हें सजा भी हुई है। साथ ही आपको बताते हैं कि 2 पैन कार्ड मामले में आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई गई। जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सजा हुई। वहीं हेट स्पीच के मामले में भी पहले सजा हो चुकी है उन्हें और उसके बाद अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था। आधिकारिक टिप्पणी मामले में 2 साल की सजा और छजलैट मामले में भी 2 साल की सजा, जबकि डूंगरपुर मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। और रामपुर में जहां से आजम खान आते हैं और वहां पे उनके नाम का जिस तरह का खौफ रहा है, सपा की सरकार के अंतर्गत ये कोई नई बात नहीं है। और ऐसे में जिस तरह के बिगड़े बोल शिवपाल यादव ने कहे हैं, अब उसके बाद यूपी की सियासत किस तरह से करवट लेगी और इस पर क्या क्या रिएक्शंस अब आएंगे, ये
हम देखेंगे। संभल हिंसा की बात कर लेते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि संभल हिंसा में क्या कुछ हुआ था। संभल की जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद में 24 नवंबर 2024 को सर्वे के दौरान हिंसा सुनियोजित साजिश का परिणाम थी। घटना के बाद गठित किए गए 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में इसकी पुष्टि भी हुई है। पूरे मामले की गहन छानबीन और तमाम साक्ष्यों के अनुसार ये रिपोर्ट तैयार की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताते हैं क्या हुआ। हिंसा किसी अचानक उपजे विवाद का परिणाम नहीं थी, बल्कि इसके पीछे पहले से रची गई साजिश और उकसावे की भूमिका थी। मामले में पुलिस की चार्जशीट में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क समेत 23 लोगों को आरोपी बनाया था। ये वही जियाउर रहमान बर्क हैं जो अपने बिजली मीटर से कई तरीके के घरों को बिजली पहुंचा रहे थे। कई सालों से उसका बिल नहीं दिया था, उसको लेकर भी उन पर मामला दर्ज है। पुलिस ने हिंसा भड़काने और भीड़ को उकसाने की भूमिका का आरोप लगाया था बर्क पर। चार्जशीट में 700 से 800 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया। बर्क ने हालांकि इन आरोपों से इनकार किया। अब सभी की जो नजरें हैं वो न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पर है कि किस तरह से बर्क ने वहां पर हिंसा भड़काई, और उस रिपोर्ट के जरिए अब बहुत कुछ सामने आना बाकी है। आइए अब इस सबको लेकर सत्ता पक्ष से क्या प्रतिक्रिया आ रही है वो भी आपको बता देते हैं। संभल दंगा और आजम खान के मामले को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को घेर लिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सपा का चरित्र अपराधियों को साथ देने वाला है, दंगाइयों का साथ देने वाला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी आतंकियों के केस उन्होंने वापस लिए हैं, ये कुछ नया नहीं है सपा के लिए। अखिलेश यादव के निर्देश पर शिवपाल यादव रामपुर गए। वोट के लिए, तुष्टीकरण के लिए राजनीति हो रही है। आजम खान की चुनाव लड़ने की हैसियत ही नहीं बची, गुंडागर्दी को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। तो ये रिएक्शन आया है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से, जो कि डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने ये सब कहा है। व्यक्ति है, पहले तो वो चुनाव लड़ने के लिए ही योग्य नहीं है। दूसरा, समाजवादी पार्टी का मनमानस कैसा है, समाजवादी पार्टी की सोच कैसी है। जिस पार्टी ने सिमी नाम के आतंकवादी संगठन के मुकदमे वापस लिए, माननीय उच्च न्यायालय ने उसको वापस लेने से रोका, मुकदमा चला, कई को उसमें बाद में फांसी हुई, आजीवन कारावास हुआ। ये मुस्लिम वोट बैंक के लिए देश के दुश्मनों से मुकदमे वापस लेते हैं, तो ये मोहम्मद आजम खां को गृह मंत्री बनाने का वादा मुस्लिम वोट बैंक पाने के लिए कर रहे हैं। वहीं यूपी बीजेपी सांसद ब्रिजलाल ने कहा है कि सपा के लिए राजनीतिक हित सबसे बड़ा है। सपा के लिए कानून की कोई हैसियत नहीं। आजम खान पर 100 से ज्यादा मुकदमे हैं और शिवपाल अपने बड़े भाई मुलायम के रास्ते पर हैं। 1994 पर आपको लिए चलते हैं, जहां मुलायम ने दंगाइयों के केस वापस लिए, और कुछ ऐसा ही अब शिवपाल कर रहे हैं, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति को और हवा देते हुए नजर आए। क्योंकि अब शिवपाल ने जो संभल के दंगाई हैं उनके जो केस हैं वो तो वापसी लेने की बात कही, जो कि हमने आपको सुनवाया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा अखिलेश यादव को, और गृह मंत्री आजम खान को बनाया जाएगा। तो कुछ इसी तरह के बिगड़े बोल शिवपाल यादव बोलते हुए नजर आए जब वो जेल में मुलाकात करने गए आजम खान से। का संदेश साफ है, समाजवादी पार्टी के लिए कानून से बड़ा उनका अपना राजनीतिक हित है, व्यक्तिगत हित है। इनके लिए वोट बैंक ही सब कुछ है, चाहे न्याय का गला क्यों न घोट दिया जाए। और वो चीज को शिवपाल जी ने कहा है, अभी आजम खां के बारे में कहा है, जिसके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे, कई में उसको सजा हो चुकी है। और जहां तक संभल दंगे की बात है, शिवपाल जी वही कह रहे हैं जिनके बड़े भाई माननीय मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते 1994 में किया था। 1978 में सबसे बड़ा दंगा हुआ था संभल में, और उसमें 184 हिंदू मारे गए थे। हिंदुओं का पलायन हो गया था। जहां हिंदू 45% थे, वो घट के 15% आ गए, और वो मुकदमे में गिरफ्तारी हुई, चार्जशीट लगी। माननीय मुलायम सिंह 1993 में बनते हैं मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री बनते ही 1994 के शुरुआत में उन दंगाइयों के सभी मुकदमे वापस ले लिए थे, और वहां पर हिंदुओं का मनोबल गिरा, सबका पलायन हो गया।
तो इस पार्टी का न्याय से कोई मतलब नहीं है। और लखनऊ से हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही आपको ये खबर बता दें कि आजम खान को लेकर जो शिवपाल यादव की टिप्पणी है उसको लेकर अब सियासत गर्मा गई। आइए रामेंद्र के पास चलते हैं और रामेंद्र से ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीरें और कुछ तथ्य दिखा रहे हैं। तो सपा का अपराध को संरक्षण किस तरह से, कई अपराध साबित हुए हैं, जैसे कि जो बात हम आजम खान के लिए यहाँ आपको बताए थे खबर के जरिए, डूंगरपुर का मामला है, पैन कार्ड केस है, हेट स्पीच से जुड़ा मामला है, छजलेट का मामला है। अभी ट्रायल की अगर बात किया तो 81 आपराधिक मामले हैं और इसके साथ साथ यतीम खाना प्रकरण की बात की जाए, जमीन और अतिक्रमण से जुड़े केस हैं, जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कई केस हैं, जिसकी वजह से अभी ट्रायल हो रहा है आजम खान को लेकर। और आपको ये भी बताएं कि जो उनके सुपुत्र हैं जो टांडा से सांसद थे, उनकी सांसदी भी इन्हीं तमाम जो केस उन पर चल रहे थे उनकी वजह से उनकी सांसदी चली गई थी, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। तो सपा किस तरह से अपराध को संरक्षण देती है ये सपा के लिए नया नहीं है। और लखनऊ से रामेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, रामेंद्र से ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। रामेंद्र, 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है, उससे पहले यहाँ सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है और बयानों में बोल बिगड़ते हुए नजर आ रहा है। साफ तौर पर जिस तरीके से शिवपाल यादव का जो बयान आजम खान के लिए आया है वो कई ऐसी प्रतिक्रियाएं लेकर आएगा समाजवादी पार्टी के लिए, कहीं ना कहीं जो इस पूरे माहौल को एक सियासी रंग दे देंगे। देखिए भावना, जो समाजवादी पार्टी को जानते हैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने जिस समाजवादी पार्टी को रखा था, नींव रखी थी, वो समाजवादी का चाल चरित्र चेहरा अभी भी वही है। वो जाकर के प्रयागराज में अतीक के कुत्ते से हाथ मिलाते थे, क्या जरूरत थी, आप मुख्यमंत्री थे। मुख्तार अंसारी मऊ में दंगे करते थे, लेकर राइफल जीप में घूमते थे और उनका कभी कुछ नहीं हो पाया। जिसने उनके यहाँ कार्बाइन पकड़ी वो डीएसपी आज बाहर है, नौकरी छोड़कर चले गए। तो इनका मूल चरित्र है कि अपराधियों को गले लगाना और मुस्लिम परस्ती तक, यहाँ तक जाना कि मुस्लिम वोट उनको मिल जाए। देखिए चुनौती बड़ी है अखिलेश यादव के सामने। एआईएमआईएम ने जिस तरीके से सेंधमारी उत्तर प्रदेश में शुरू की है, जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, चाहे वो बहराइच हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे कैराना हो, जो अन्य सीटें हैं जहां जहां वो जानते हैं कि उनको कुछ लाभ मिल सकता है, वहां मुस्लिम कैंडिडेट उतार रहे हैं। तो उनके पास अब ये ऐसे चेहरे चाहिए जिनको मुस्लिम मानता हो कि नहीं इनके सहारे वोट मिल जाएगा, तो उनको एक बार फिर आजम। साफ तौर पर वापस जाएंगे हम रामेंद्र के पास कुछ देर में, लेकिन जो इस तरह की जोड़ी की बात की जा रही है 2027 के लिए, उसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी, दो लड़कों की जोड़ी लगातार ये जो हम कह सकते हैं नारा है वो सियासी गलियारों में तेज़ है कि कैसे वो 2027 के चुनाव में एक साथ आएंगे। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल भावना ये है कि साफ तौर पर सपा कह चुकी है कि बसपा के साथ यानी कि बुआ बबुआ की जोड़ी नहीं चलेगी, हम कांग्रेस के साथ ही समझौता करेंगे। और ऐसे में मुझे मुलायम सिंह यादव का वो कोट याद आ रहा है जब उन्होंने कहा था कि कई बार बड़ी पार्टी के अंतर्गत जो क्षेत्रीय पार्टी है वो अपना वर्चस्व कहीं खो ना दे। उन्होंने ये नसीहत दी थी अखिलेश यादव को। लेकिन अब तो सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। 2027 का चुनाव पास है और ऐसे में इस तरीके के बोल इस पूरे माहौल को और गर्मा देंगे। और जिस तरीके से शिवपाल यादव ने आजम खान के लिए ये बयान दिया है और जेल तक वो गए और उनसे आजम खान से मिलकर और बोले कि बहुत नाइंसाफी हो रही है आजम खान के साथ, उन्हें ज़मीन पर लेटाया जा रहा है। और साथ ही साथ आजम खान के बेटे से भी उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद जब वे वापस जेल से बाहर निकले तो उसके बाद उनकी पत्नी से भी उन्होंने मुलाकात की। और यहाँ हम संभल दंगे की बात करें तो जियाउर रहमान पर जो एफआईआर में आरोप है वो भी किस तरीके से इस पूरे जब सर्वे के दौरान संभल हिंसा को भड़काने की कोशिश की गई थी उसमें जियाउर रहमान के जो भागीदारी थी उसको लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं। रामेंद्र मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? रामेंद्र, सवाल ये कि अपराधी जो सपा की सरपरस्ती में फले फूले और अब जिस तरह के तमाम केस इस वक्त आजम खान पर चल रहे हैं, उसके बाद शिवपाल यादव का ये कहना किस तरह से 2027 में सपा की राजनीतिक पोजीशनिंग को क्लियर करता है? क्योंकि लगातार सपा ये कह रही है कि भाई हम बसपा यानी बुआ के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते, कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएंगे। तो क्या साइकिल
जो लगातार अपनी स्पीड को बहुत पीछे कर चुकी है, उन्हें उम्मीद है कि ऐसा करने से वो एक बार वापसी कर पाएंगे। है जिसकी बात हम कर रहे थे अखिलेश यादव के सामने। अखिलेश यादव ने कोई नया वोट नहीं जोड़ा है, उनके पास अभी भी मुस्लिम यादव EMI फार्मूला ही बचा है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर मुस्लिम उनसे फिसलता है तो उनकी चुनौती वो हो जाएगी जो 47 सीट पाए थे विधानसभा में, उस स्थिति में आके खड़े हो जाएंगे। जी उस स्थिति में बिल्कुल उस स्थिति में आके खड़े हो जाएंगे। ये चुनौती अखिलेश के सामने बड़ी है। अखिलेश को लग रहा है कि किसी तरीके से मुस्लिम वोट को सहेजा जाएगा, नहीं सहेजा जाएगा तो ये चुनौती रहेगी। और जो 2027 का चुनाव है तो काफी कमजोर स्थिति में, देखिए कोई नया वोट बैंक नहीं जुड़ा सपा के साथ, ये चुनौती बड़ी है। इस वजह से दस्तक दे रहे हैं कि आजम खान के सारे कुछ वोट मिल सकता हो तो ले लिया जाए। आचल, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा दिलचस्प ट्विस्ट, बहुत संक्षिप्त में रामेंद्र आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा कि अतीक के बेटे की मौत के बाद हमने देखा कि जो असदुद्दीन ओवैसी है वो वहां पर पहुंचे, तो कहीं ना कहीं इस तरह से एक तीसरा फ्रंट भी कहीं ना कहीं यूपी में खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, और यही शायद सपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा, जिस वजह से तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। चलिए, रामेंद्र से हमारी बातचीत हो चुकी है और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। उसके बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी तैयारियों की। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बस में का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करने वाली है। ये संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में इसका प्रसारण होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषा के संस्करण प्रसारित करेगा। तो देश भर में 80वें स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही हैं। प्रसार भारती ने भी लाल किले में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के सीधे प्रसारण की पूरी तैयारी की है। लोगों के अनुभव को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ये हर भारतीय के लिए एक गर्व का दिन है। इस राष्ट्रीय पर्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन की टीम कई महीनों से मेहनत कर रही है। दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने के लिए लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती दूरदर्शन ने नवीनतम आधुनिक तकनीक के समायोजन से व्यापक इंतजाम किए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार और प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रसारण की तैयारियों का जायजा लिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि लोगों के अनुभव को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो 15 अगस्त पर माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होता है, वो जो संबोधन करते हैं देश को, उसके लिए सारी व्यवस्था जो हम लोग कर रहे हैं उसका हमने जायजा लिया। हम लोगों ने प्रयास किया है कि पहले से ज़्यादा अच्छी तरीके से हम लोग
पूरे कार्यक्रम को लोगों के सामने ले जाए, देश विदेश और यहाँ सामने जो बैठी जनता है वो अच्छे से माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुन सके, उनकी बातों को सुन सके। इसकी हम लोगों ने अच्छी व्यवस्था की है। प्रसारण के लिए 4K कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के राष्ट्रीय पर्व के सीधे प्रसारण के लिए करीब 50 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि इस बार दर्शक और श्रोता उच्च गुणवत्ता के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह का सीधा प्रसारण देख और सुन सकेंगे। हाई डेफिनेशन में दूरदर्शन पे, रेडियो पे इसका भी लाइव ब्रॉडकास्ट और साथ में 4K पर स्ट्रीमिंग और वेव्स OTT पर इस कार्यक्रम को सभी लोग देख सकते हैं। और इस बार हमने कुछ नए कैमरास इंट्रोड्यूस किए हैं, कुछ नई कैमरा लोकेशंस इंट्रोड्यूस की हैं। मुझे विश्वास है कि स्वतंत्रता दिवस के समारोह की पूरी गरिमा के साथ हम ये ब्रॉडकास्ट लेकर के ऑडियंसेस तक आ सकेंगे। दूरदर्शन का हमेशा से प्रयास होता है कि देश के राष्ट्रीय महत्व के सभी पर्वों समेत सभी अहम कार्यक्रमों को पूरी भव्यता के साथ देशवासियों तक पहुंचाया जा सके। 15 अगस्त के पर्व का भव्य प्रसारण भी इसी का हिस्सा है। गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत किस तरह वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। आज का भारत सिर्फ 140 करोड़ सपनों का देश नहीं, बल्कि विज्ञान और तकनीक के दम पर भविष्य गढ़ने वाला राष्ट्र भी है। एक ऐसा भारत जिसने प्रयोगशालाओं से निकलकर अंतरिक्ष तक अपनी पहचान बनाई, जिसने दुनिया को किफायती वैक्सीन दी, डिजिटल भुगतान में नया मॉडल दिया और अब क्वांटम, सेमीकंडक्टर, AI और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे क्षेत्रों में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ये कहानी केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों की नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के आत्मविश्वास की कहानी है। 2014 के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने पर विशेष बल दिया गया। 1 जुलाई 2015 को शुरू हुए डिजिटल इंडिया अभियान ने देश के डिजिटल परिवर्तन को नई गति दी। आधार, जनधन और मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ विकसित इंडिया स्टैक और UPI ने भारत को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बना दिया। वर्ष 2025 से 26 में UPI पर 24,162 करोड़ से अधिक लेन देन दर्ज हुए और ये भारत के 81% डिजिटल भुगतानों का आधार बन चुका है। आज वैश्विक रियल टाइम डिजिटल भुगतान का लगभग 49% हिस्सा अकेले भारत के UPI प्लेटफॉर्म से होता है। इसी दौरान अंतरिक्ष विज्ञान में भी भारत ने नई ऊंचाइयों को छुआ। 2017 में इसरो ने एक ही मिशन में 104 उपग्रह प्रक्षेपित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना। इसके कुछ ही दिनों बाद 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन सूर्य के अध्ययन के लिए रवाना हुआ। अब गगनयान मिशन भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान वाले देशों की अग्रिम पंक्ति में लाने की तैयारी कर रहा है। स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी में भी भारत ने दुनिया का भरोसा जीता। कोविड महामारी के दौरान भारत ने स्वदेशी कोवैक्सीन विकसित की, दुनिया की पहली मानव उपयोग के लिए स्वीकृत DNA वैक्सीन ZyCoV-D दी और अनेकों देशों तक वैक्सीन पहुंचाकर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की अपनी पहचान को मजबूत किया। वहीं जीनोम इंडिया परियोजना के तहत 10,000 भारतीयों के जीनोम का अनुक्रमण पूरा किया गया, जो भविष्य के व्यक्तिगत चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण आधार बनेगा। नई तकनीकों में आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर भी तेजी से बदल रही है। 2015 में शुरू हुए नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत देश भर में 38 सुपर कंप्यूटर स्थापित किए जा चुके हैं, जिनकी संयुक्त क्षमता 47 पेटाफ्लॉप्स है। स्वदेशी परम रुद्र श्रृंखला हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में भारत की नई पहचान बना रही है। दिसंबर 2021 में 76,000 करोड़ के परिव्यय के साथ सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ और 2026 तक लगभग 1.64 लाख करोड़ के निवेश वाली 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। भविष्य की तकनीकों में भी भारत तेजी के साथ कदम बढ़ा रहा है। अप्रैल 2023 में 6,000 करोड़ से ज्यादा के परिव्यय के साथ नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी मिली। इसके बाद मार्च 2024 में 10,000 करोड़ से ज्यादा के इंडिया AI मिशन की शुरुआत हुई। आज भारत की वैज्ञानिक यात्रा केवल सरकारी प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि निजी उद्योग, स्टार्टअप्स और युवा नवचारकों की साझेदारी से एक नए युग के दौर में प्रवेश कर चुकी है।
विकसित भारत 2047 का विजन केवल आर्थिक विकास का नहीं बल्कि भारत को सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, जैव प्रौद्योगिकी और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में वैश्विक नवाचार केंद्र बनाने का भी है। यही स्वतंत्रता की वो अनवरत ज्योति है जो हर पीढ़ी को नए सपने देखने, उन्हें विज्ञान के दम पर साकार करने और राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रेरणा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज 14 अगस्त है। आज का दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाता है। प्रधानमंत्री ने इस बाबत एक्स पर लिखा है कि आज हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर उन सभी लोगों के साहस को याद करते हैं जो विभाजन से प्रभावित हुए थे। यह इतिहास का वह दौर था जिसने कई जिंदगियों को झकझोर दिया। परिवार उजड़ गए, अपनों को खोना पड़ा और लोगों ने अपार पीड़ा सही। इसके बावजूद लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने शून्य से अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया, कठिन परिस्थितियों को उपलब्धियों में बदला और राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जीवन संघर्ष और उपलब्धियां मानव आत्मा की शक्ति और दृढ़ संकल्प की प्रेरणा देती हैं। आइए इस दिन हम अपने देश में सद्भाव, भाईचारे और एकता को बनाए रखने के संकल्प को और मजबूत करें और मिलकर विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ें। और अब बात एक दिन एक उत्सव की। और बात तमिलनाडु के श्रीविल्लीपुत्तूर की, जहाँ की पहचान सिर्फ उसके भव्य मंदिर से नहीं है बल्कि एक ऐसी भक्ति परंपरा से है जिसमें प्रेम की साधना है और समर्पण ही आराधना। यह वही भूमि है जिसे संत आंडाल की जन्मभूमि माना जाता है। आडी महीने के पूरम नक्षत्र पर यहाँ सजता है आडी पूरम आंडाल और भगवान रंगमन्नार के दिव्य मिलन की स्मृति से जुड़ा है ये अनूठा उत्सव। श्रीविल्लीपुत्तूर की गलियों में जब आडीपुरम का रंग उतरता है तो पूरा वातावरण भक्ति से भर उठता है। मंदिर के शिखर से लेकर रथ की सजी हुई पताकाओं तक हर दृश्य आंडाल की उस अनन्य भक्ति की कहानी कहता है जिसने उन्हें श्री वैष्णव परंपरा में एक विशिष्ट स्थान दिया। यही वो नगरी है जहां भगवान श्री रंगमन्नार और देवी आंडाल की आराधना के बीच सदियों पुरानी भक्ति परंपरा सांस लेती है। आंडाल 12 आडवार संतों में एकमात्र महिला आडवार। लोक परंपरा में उनके जीवन की कथा प्रेम और समर्पण से भरी है। मान्यता है कि उनके पालनकर्ता पिता पेरियाडवार भगवान के लिए पुष्प मालाएं तैयार करते थे। आंडाल उन मालाओं को पहले स्वयं धारण करती, फिर भगवान को अर्पित करती। यही भाव उन्हें सूडी कोडुत्ता नाचियार अर्थात पहले स्वयं माला धारण कर भगवान को अर्पित करने वाली देवी की पहचान देता है। उत्सव का सबसे आकर्षक दृश्य है मंदिर का भव्य रथ। श्री आंडाल और श्री रंगमन्नार का दिव्य विग्रह रथ पर विराजमान होता है और हजारों हाथ उसकी रस्सियों को थामते हैं। चारों प्रमुख मंदिर मार्गों से गुजरता रथ गोविंदा गोपाला के जय घोष, शंख और घंटियों की ध्वनि और भक्ति में डूबा जन समुदाय। यहाँ रथ केवल आगे नहीं बढ़ता, एक परंपरा आगे बढ़ती है। श्री विल्लीपुत्तूर का आडीपुरम हमें उस भारतीय भक्ति परंपरा की याद दिलाता है जहाँ ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता ज्ञान से ही नहीं प्रेम से भी होकर गुजरता है। आंडाल की भक्ति आज भी यही कहती है, जब समर्पण संपूर्ण हो तो भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है और शायद यही आडीपुरम की सबसे सुंदर विरासत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज शुक्रवार है तो आइए आपको दिखाते हैं कि फ्राइडे स्पेशल में क्या कुछ है आज आपके लिए। राजकुमार संतोषी द्वारा निर्मित बंटवारा रिलीज हो गई है। फिल्म में सनी देओल मुख्य भूमिका में है।
सनी देओल के ऑपोजिट हैं प्रीति जिंटा, साथ में है करण देओल, शबाना आजमी जैसे सितारे। फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा बज़ है। आमिर खान फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान की पृष्ठभूमि में सनी देओल एक बार फिर अपने एक्शन अवतार में हैं। इस फिल्म से फैंस को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री को भी फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करने की उम्मीद है। आवारापन 2 के साथ इमरान हाशमी फिर लौट रहे हैं बड़े पर्दे पर। फिल्म को मुकेश भट्ट ने प्रेजेंट किया है। विशेष भट्ट ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। एक बार फिर फिल्म में इमरान हाशमी जुनूनी अवतार में नजर आ रहे हैं। फिल्म में दिशा पाटनी, शबाना आजमी जैसे सितारे भी हैं। नितिन कक्कड़ के निर्देशन में फिल्म का संगीत अभी से ही सुपरहिट हो चुका है। एक्सटेंडेड वीकेंड को देखते हुए आवारापन 2 और बंटवारा 1947 के बीच में होने जा रही है जबरदस्त टक्कर। OTT भी आजादी का जश्न मना रहा है। कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता थिएटर के बाद अब OTT पर रिलीज हो रही है। फिल्म में कंगना के साथ गिरिजा ओम, स्मिता तंबे और श्वेता धत्ते अहम रोल में हैं। 26/11 की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म को क्रिटिक्स का प्यार तो जरूर मिला, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन औसत रहा। जया सिन्हा, DD न्यूज, दिल्ली। और आइए अब खबर देखते हैं स्पोर्ट्स ट्रैक में। भारत ने नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर भारत ने विल्किंसन स्वॉर्ड ट्रॉफी भी जीती। भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट की सीरीज 15 अगस्त से शुरू हो रही है। सीरीज का पहला टेस्ट 15 अगस्त को गौल में खेला जाएगा। मोहम्मद सिराज के अलावा प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार और आकिब नबी टीम में हैं। भारत ने फीफा आसियान कप से नाम वापस ले लिया। अक्टूबर में 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील के खिलाफ होने वाले हाई प्रोफाइल अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच की प्राथमिकता देते हुए भारत ने यह फैसला लिया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा को ग्रैंड चेस टूर के सिंकफील्ड कप में विंसेंट स्टीमर के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। अभी 6 दौर बाकी हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन और अर्जुन एरिगेसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब वे नॉकआउट मुकाबले में उतरेंगे। शिलोंग लाजोंग FC ने डूरन कप फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह की पक्की। ग्रुप ई के मुकाबले में शिलोंग लाजोंग ने लांगस्ट्रिंग FC के साथ 3-3 के रोमांचक ड्रॉ को खेला। इसके साथ ही शिलोंग लाजोंग 7 अंक के साथ ग्रुप में शीर्ष पर। और आइए अब आपको दिखाते हैं आपके शहर के मौसम का हाल न्यूनतम और अधिकतम तापमान के जरिए।
और नया सवेरा में अब वक्त आ चला है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं देश भर से आई कुछ खूबसूरत तस्वीरें। और ये खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं आज़ादी के जश्न में, जब पूरा हिंदुस्तान तिरंगे के रंग में रंगा नजर आ रहा है। हर शहर, हर गली और हर कोना देशभक्ति की भावना से सराबोर दिख रहा है। कहीं तिरंगे की शान तो कहीं रोशनी की चमक। इन्हीं शानदार तस्वीरों के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।